जय भीम इंडिया न्यूज में मैं सृष्टि हसाटी आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शिवसेना में हुए भूकंप के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों को भावनात्मक आह्वान किया। इसके बाद शिव सैनिक सड़क पर उतरने लगे। नागपुर के कुछ शिव सैनिक वैरायटी चौक पर जमा हुए और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारेबाजी की, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और गद्दारों को माफी नहीं, इस प्रकार के नारे लगाए गए। हम सब शिव सैनिक पार्टी प्रमुखों के साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे, ऐसा विश्वास इन कार्यकर्ताओं ने उस समय दिया। हिंदुस्तान हमारा है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। शिव सेनेगा, शिव सेनेगा, शिव सेनेगी, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आज महाराष्ट्र में जो परिदृश्य चल रहा है, ये देखिए, ये शिवसेना है, नागपुर शहर की शिवसेना, बाला साहब का डीएनए रखने वाली शिवसेना। आदरणीय उद्धव जी, ये हमारे नेता है, ये शिवसेना सिर्फ उनकी है। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब की रखी हुई पार्श्वभूमि, इस बरगद के पेड़ को, इन टहनियों को हम कटने नहीं देंगे। आज नागपुर की सड़कों पर उद्धव जी आपका शिवसैनिक उतरा हुआ है। हमें यदि मुख्यमंत्री चाहिए, हमें यदि पक्ष प्रमुख चाहिए, हमें सत्ताएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी। इतिहास गवाह है कि शिवसेना को कभी सत्ता से मोह नहीं रहा। आदरणीय बाला साहब का 80% का समाज कारण का बहुमूल्य वाक्य लेते हुए उद्धव जी, ये पूरे शिवसैनिक आपके लिए खड़े हैं। आप घबराइए मत, आप व्यथित मत होइए। हमको अपने प्राण भी देना पड़ेगा, अपनी जान देना पड़ेगा, तो उद्धव जी हम आपके लिए देंगे। कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार द्वारा कार्यान्वित मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी योजना में किए गए कार्यों के लिए बकाया का भुगतान अदा करें, इस मांग को लेकर जेईडी एंटरप्राइज के संचालक राजेश वाहुरवाग इन्होंने 22 जून से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। राजेश वाहुरवाग, जेईडी एंटरप्राइजेस चिखली येथे माझं फर्म आहे, माझं ऑफिस आहे। मी कोरोनाच्या काळामध्ये माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या योजनेचे काम गणेश वाघमारे यांच्याकडून घेतले होते। तर या कामाचे जे काही आम्ही नियोजन केले, संपूर्ण विदर्भामध्ये मी हे काम केलेले आहे। या कामामध्ये माझे 1 कोटी रुपयाच्या जवळपास माझे बिल झालेले आहेत। तर वाघमारे यांनी हे मला बिल काही दिले नाही। तर याचा पाठपुरावा मी त्यांच्यासोबत वारंवार करत राहिलो, तरीही त्यांनी माझे बिल दिले नाही। शेवटी वेळ अशी आली की मला उपोषणाला बसावं लागले। याकरिता मी 25/5/2022 रोजी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृहमंत्री, माननीय आरोग्यमंत्री, माननीय जिल्हाधिकारी बुलढाणा, माननीय पोलीस अधीक्षक बुलढाणा यांच्याकडे तक्रार दिली। ही तक्रार दिल्याच्या नंतर मी उपोषणाला न बसता मला या व्यक्तींकडून फोन वगैरे आले की तुम्ही उपोषणाला बसू नका, आपण काहीतरी मध्यस्थी करू आणि तुमचे बिल आम्ही तुम्हाला देऊ। म्हणून मी उपोषणाला बसलो नाही मागच्या महिन्यामध्ये। मग मी या विषयाचा पाठपुरावा करत असताना मी मंत्रालयामध्ये गेलो। मंत्रालय बंद असल्या कारणाने मी हे प्रकरण 6 महिने अगोदरच दाखल करणार होतो, परंतु मंत्रालयामध्ये प्रवेश नव्हता। म्हणून मी 19/5/2022 रोजी मंत्रालय ओपन झाले आणि त्याच दिवशीपासून मी सुरुवात केली। मला पाठपुरावा करत असताना 9/6/2022 रोजी असे लक्षात आले की माननीय मुख्यमंत्री साहेबांकडून हे याच्यावरती विशेष टिप्पणी होऊन आरोग्यमंत्री यांच्याकडे ही फाईल पाठवण्यात आली। माननीय आरोग्यमंत्री साहेबांच्या कार्यालयामध्ये गेल्यानंतर असे लक्षात आले की ही फाईल प्रदीप व्यास साहेब म्हणजे आरोग्य विभागाचे सचिव यांच्याकडे बिलासाठी ही फाईल पाठवली गेली विशेष टिप्पणीसह। त्यानंतर 2 दिवसानंतर मी परत प्रदीप व्यास साहेबांकडे मी गेलो। तिथे गेल्याच्या नंतर असे लक्षात आले की फाईल ही त्यांच्याकडे पोहोचलीच नाही। 15 ते 20 दिवस झाल्याच्या नंतर
आरोग्य विभागाकडून ही फाईल जर पाठवल्या जाते, म्हणजे आरोग्यमंत्र्याकडून सचिवांकडे फाईल पाठवल्या जाते, मग ही फाईल का पोहोचत नाही याची चौकशी केल्याच्या नंतर लक्षात असे आले की कोरोनाच्या काळामुळे, कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ही फाईल 3 टपालाकडे जाऊ शकते. म्हणून मग तिन्ही विभागाकडे चौकशी केली. तिन्ही विभागाकडे चौकशी केल्याच्या नंतर असे लक्षात आले की फाईल कोणाकडेच आली नाही. ती फाईल कोणाकडे न आल्यामुळे मी परत प्रदीप व्यास साहेब यांचे जे अधिकारी आहेत त्यांना भेटलो. त्यांना भेटल्याच्या नंतर त्यांचे असे म्हणणे आले की फाईल ही तुम्ही परत आरोग्य मंत्र्याकडे तुम्ही चौकशी करा. मी परत तिथे चौकशी केली. ती चौकशी केल्याच्या नंतर तिथे परत लक्षात हे आले की 1351 छत्रपति शाहू महाराज जिनकी जयंती के अवसर पर शून्य पर से जिन्होंने विश्व निर्माण किया, ऐसे 7 लोगों का 26 जून को अकोला में नागरिक सत्कार समारोह आयोजित किया गया है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था. मुंबई में रहकर जिन्होंने अपना अस्तित्व निर्माण किया, ऐसे हस्तियों के साथ साथ सत्यपाल महाराज को भी नागरिकों के रूप में सम्मानित किया जाएगा. ये सत्कार समारोह कुल 7 लोगों के लिए होगा और इस 7 नागरिकों का सत्कार समारोह 26 जून को प्रमीलाताई ओक हॉल में आयोजित किया जाएगा. ऐसी जानकारी पूर्व विधायक दलू गुरुजी ने शासकीय विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में दी. शून्यातून ज्यांनी विश्व निर्माण केलं अशा 7 लोकांचा नागरी सत्कार छत्रपती शाहू महाराज जयंतीच्या दिवशी 26 जूनला आपण प्रमिलाताई ओक हॉलला घेतलेला आहे. त्या कार्यक्रमाच्या मागचा हेतू एवढाच आहे की तरुण पोरांनी त्यांच्यापासून आदर्श घेतला पाहिजे. काही नसताना केवळ कपड्यावर, अंगावर असलेल्या कपड्यावर जाऊन मुंबईला स्वतःचं एक राज्य या लोकांनी निर्माण केलेलं आहे, अस्तित्व निर्माण केलेलं आहे. आणि त्यातच सत्यपाल महाराजासारखा माणूस, गणेश पोटेसारखा माणूस, ज्या लोकांनी समाजसेवा हे एकमेव ध्येय ठेवून जीवन पूर्ण अर्पण केलेलं आहे, असे 7 लोक आपण घेतलेले आहेत. तर या कार्यक्रमाला उज्ज्वल निकम साहेबासारखा अतिशय प्रतिभाशाली माणूस आपल्या पूर्ण देशात प्रसिद्ध असलेला त्यांच्या हस्ते आणि बच्चूभाऊ कडू एक कर्मवीर असा राजकीय क्षेत्रातला माणूस यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. जय भीम इंडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक. नमस्कार दोस्तों, मैं नॉलेज ट्रैफिक से बात कर रहा हूं. क्या आपको ट्रेडिंग सीखना है? तो ये सीखने के लिए आप कितना फीस दोगे? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 या 75,000? ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की फीस लेके आपको खाली सिखाते हैं और बाद में फोन भी नहीं उठाते, राइट? यहाँ नॉलेज ट्रेडफिक्स आपको सिखाने वाला है, उसके साथ साथ आपके साथ पूरा ट्रेडिंग का जर्नी आपको दिखाने भी वाला है. तो देखते हैं नॉलेज ट्रेडफिक्स से आपको क्या मिलने वाला है. यहाँ पे आपको $200 का फीस देना है. वो फीस में आपको सबसे पहली चीज मिलेगी जो है आपको बेसिक ट्रेडिंग का ट्रेनिंग. उसके साथ दूसरी चीज मिलेगी एडवांस ट्रेनिंग, जिसमें ग्राफ्स कैसे पढ़ने हैं, कैंडल्स कैसे पढ़ने हैं, इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, इवन दो सिग्नल्स कैसे जनरेट करने हैं, ये भी सिखाया जाएगा. जिसके लिए लोग बाहर 20,000 से 75,000 तक का फीस चार्ज करते हैं, ये भी आपको ओनली $200 में यहाँ पे मिलने वाला है. इसके बाद तीसरी जो चीज मिलने वाली है आपको वो है सिग्नल्स. ये सिग्नल्स की एक्यूरेसी 70 से लेके 90-95% तक है. ये भी सिग्नल्स आपको फ्री में मिलेंगे, जिसके लिए बाहर चार्ज किया जाता है 5,000 से 20,000 तक महीने का, राइट? इससे भी सबसे बेहतरीन चीज क्या है दोस्तों पता है? नॉलेज ट्रेड एफएक्स यही $200 आपको वापस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में देने वाला है, जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो. तो हुआ ना ये अकाउंट फ्री, ये ट्रेनिंग फ्री, क्योंकि $200 तो आपको वापस ट्रेडिंग अकाउंट में मिल गए. नॉट ओनली दिस, तो इसके साथ जो सपोर्ट मिलने वाला है ना दोस्तों, ये $200 जब तक आपके अकाउंट में है तब तक लाइफ टाइम यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलने वाला है. वो टेलीफोनिक रहेगा, वो इंटरनेट पे रहेगा, जूम पे रहेगा, और आपको फिजिकली सपोर्ट भी मिल रहा है. तो दोस्तों नॉलेज ट्रेडफिक्स से इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, आप तो खुद करो ही करो. लेकिन अगर आपको नहीं करना है तो ये वीडियो अपने दोस्तों में भेजो, और जो नंबर नीचे दिया गया है ये नॉलेज ट्रेड एफएक्स का नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट करो और अपना ट्रेडिंग खुद करना सीखो. इसके साथ नीचे दिया गया नंबर ये नॉलेज ट्रेड एफएक्स का नंबर है, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो. सो विश यू ऑल अ हैप्पी ट्रेडिंग
and have a successful trading. Thank you very much. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshospital.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक तरफ सरकार द्वारा पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के नारे लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ प्रशासकीय अधिकारियों के आशीर्वाद की वजह से अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी तालुका में बड़े पैमाने पर पेड़ कटाई शुरू है। अमरावती जिले के सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग अंजनगांव सुरजी की ओर से हाल ही में पहली बारिश में सड़क पर गिरे पेड़ की शाखाओं और पेड़ कटाई करने का एक लिलाव किया गया, लेकिन सड़क पर आए पेड़ों और झाड़ियों का लाभ उठाते हुए संबंधित दलालों और ठेकेदारों द्वारा ढौड़िया तालुका में कपास तलनी से कस्बे ग्वान रास्ते से नवजात और मजबूत पेड़ों का कत्ल किया जा रहा है। शासनाला एकच सांगायचं आहे की हे या पावसात जे काही झाडं हवेनं पडलेले आहेत ते तोडलेले ठीक आहेत, परंतु त्या झाडाच्या नावावर हे या रोडवरचे मोठमोठे झाडंसुद्धा कापत आहेत। याकडे या डिपार्टमेंटचं, या विभागाचं दुर्लक्ष होत आहे, परंतु ही बाब आम्ही कधीही खपून घेणार नाही। जर आम्हाला ही बाब माहीत झाली तर याचा आम्ही पूर्ण निश्चित तर करतो, परंतु यांच्यावर कठोर कारवाई की कशा पद्धतीने याकरता आम्ही पाठपुरावा करणार आहोत। या रोडवर आज म्हणजे जे झाडाच्या डांगाबा रोडवर आल्या किंवा हे जे झाडं हवेनं पडलेले आहेत हे कापण्याच्या नावावर, यांच्या लिलावावर चांगले हिरवेगार झाडं यांनी कापलेले आहेत। याकडं सर्वात मोठं दुर्लक्ष या विभागातील लोकांचं, अधिकाऱ्यांचं होत आहे। आणि विशेष म्हणजे सर्वात जास्त या 2 महिन्यात अंजनगाव तालुक्यात सर्वात जास्त वृक्षतोड चालू आहे। हे जर वृक्षतोड असेच प्रकारची जर चालली तर पर्यावरणाला खूप मोठा धोका निर्माण होणार आहे। म्हणून माझं यांना कळकळीचं आव्हान आहे, जर हे अशी वृक्षतोड जर आपण थांबवली जर नाही तर याकरता मोठं आंदोलन करावं लागेलच। शिवसेना विधायक फूट पर से शिवसेना के नेता संजय राउत इन्होंने सीधा बीजेपी पर हमला बोल किया है। विधायक फूट के पीछे बीजेपी का हाथ है। संजय राउत ने सीधा और गंभीर आरोप लगाया है कि बीजेपी की साजिश के बिना बीजेपी शासित राज्य में विधायकों को छुपा के रखना संभव नहीं है। साथ ही ईडी के डर से और अमित शाह से ये विधायक भाग गए, खुद को बाघ या बिछड़ा बताकर भाग गए। ऐसा जोरदार हमला भी संजय राउत इन्होंने मीडिया से बातचीत कर किया। शिवसेना हा पक्ष स्वतंत्र आहे, विधिमंडळ पक्ष वेगळा आहे। ईडीच्या किंवा अन्य काही भीती आणि अमिषाला बळी पडून जर आमदार काही पळाले असतील, विशेषतः जे स्वतःला बछडे वाघ वगैरे समजून घ्यायचे, तर ते म्हणजे पक्ष नाही। आपण जो काल रस्त्यावर पाहिला तो पक्ष आहे आणि हा पक्ष अद्याप मजबूत आहे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष मजबूत आहे। 4 आमदार, अजून कोणी 2 खासदार, 2 नगरसेवक गेले म्हणजे पक्ष गेला असं नाही होत। आणि हे का गेले आहेत सोडून, याची कारणं लवकरच समोर येतील। तरीही त्या सगळ्यांशी चर्चा सुरू आहे। अजूनही त्यातले काही लोक आमच्या संपर्कात येत आहेत, आम्हाला तसं जबरदस्तीनं। अशा प्रकारे किमान 17 ते 18 आमदार हे भारतीय जनता पक्षाच्या कब्जामध्ये आहेत। मी भारतीय जनता पक्ष हा शब्द वापरतो कारण त्यांच्या कारस्थानाशिवाय भाजपा शासित राज्यात अशा प्रकारे आमदारांना डांबून ठेवणं शक्य नाही।
अकोला जिले में शनिवार और रविवार को हुई भारी बारिश से किसान को राहत मिली है। बुआई योग्य बारिश आने से किसानों को बुआई शुरू करने की अपील जिला कृषि अधीक्षक कातम अप्पा खोत इन्होंने की। जून में बादल छाए रहने के कारण बुआई नहीं हुई थी। किसान ये जांच ले कि उनके खेत में पर्याप्त नमी है या नहीं और किसानों ने इस समय घर के बीजों का उपयोग के लिए रख लिया है। जिला कृषि अधीक्षक इन्होंने किसानों से बुआई से पहले अंकुरण क्षमता की जांच करने की अपील भी की। मी दैगा गावंड्याचा रहिवासी मी कास्तकार दैगा गावंड्याचा रहिवासी कास्तकार असून माझं नाव विठ्ठल रामदास चव्हाण। माझ्या इकडे 7 एकर शेती आहे। आज रोजी माझ्या शेतामध्ये कपाशीची पेरणी चालू आहे आणि निसर्ग राजाने आमच्याकडे शेतात बरसावे, शेतकरी बांधवांना खुशीची देऊन शेतीचं रान हिरवगार करावे ही देवाला माझी प्रार्थना आहे। आज रोजी आम्ही छातीवर माती ठेवून पेरणी करीत आहोत। पेरणीला सुरुवात झालेली आहे। सफिशियंट ओलावा जमिनीत आहे तरी शेतकऱ्यांनी पेरणी करायला काय हरकत नाही। पेरणी करताना त्यांच्या वैयक्तिक शेतीमध्ये ओलावा आहे का नाही हे तपासून शेतकरी पेरणी करावा। पेरणी करण्यापूर्वी यावर्षी शेतकऱ्यांनी घरगुती बियाण्यावर जास्त भर दिलेले आहेत। घरगुती बियाण्याचा वापर करत असताना त्यांनी जर्मिनेशन टेस्ट आणि बीज प्रक्रिया करूनच पेरणीला सुरुवात करावी अशी मी सर्व शेतकऱ्यांना मी आवाहन करतो। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज़।